मैग्नेटिक कपल्ड सर्किट। मैग्नेटिक कपल्ड सर्किट क्या होता है? ये क्या है? ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर है। अगर मैं यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी कौन सी होती है? फर्स्ट वाली प्राइमरी, या फिर ऐसा कुछ होता है कि हाई वोल्टेज प्राइमरी होती है या लो वोल्टेज प्राइमरी? ट्रांसफार्मर में कोई प्राइमरी सेकेंडरी नहीं होता है। आप किसी को भी एज ए प्राइमरी यूज कर सकते हो, किसी को भी एज ए सेकेंडरी। बस जिस साइड हम सोर्स कनेक्ट कर देंगे वो क्या हो जाएगा? प्राइमरी। और जिधर लोड रहेगा दैट इज सेकेंडरी। तो अगर मैं इस साइड में सोर्स कनेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, V1, तो करंट फ्लो करेगी I1, फ्लक्स बनेगा। क्लियर है? वो फ्लक्स यहां कट करेगा, वोल्टेज इंड्यूस होगा। नाउ फ्लक्स ऐसा भी तो होगा जैसे इसके आसपास बन रहा है, ठीक है, एक ये हो गया। एक ऐसा होगा जो इसको कट कर रहा होगा, होगा ना? ऐसे ही तो बनता है। जैसे मान लो एक कंप्लीट होके एक इसको कट कर रहा है, एक यहीं पे घूम रहा है, होगा या नहीं होगा? तो दो टाइप के फ्लक्स बन सकते हैं। जैसे टोटल फ्लक्स तो आपका आ गया फाई, ठीक है। अब कुछ फ्लक्स जैसे मान लो बन रहा है, मेन रीजन मतलब मेन एम क्या होता है हमारा फ्लक्स का? ये वाला जो प्राइमरी में फ्लक्स बन रहा है वो सेकेंडरी वाइंडिंग को कट करे। लेकिन सारा का सारा ही कट करेगा या थोड़ा बहुत नहीं करेगा? कुछ ऐसा भी तो होगा जो यहीं से घूम कर आ जाएगा, इसको कट ही नहीं करे। इसको हम ले लेते हैं फाई 1 1, ठीक है। और इस वाले को ले लेते हैं फाई 1 2, ले सकते हैं ना? तो फाई जो है फ्लक्स, वो दो टाइप का हो जाएगा। एक कौन सा हो गया आपका? फाई 1 1। और एक कौन सा हो गया? फाई 1 2। 1 1 क्या होता है? इसमें लीकेज और यूजफुल कौन सा है? फाई तो टोटल फ्लक्स है, ये आपको पता है। लीकेज वाला कौन सा है और यूजफुल वाला कौन सा है? जो कट नहीं कर रहा है वो लीकेज है, और जो कट कर रहा है वो यूजफुल है। तो फाई 1 1 क्या है यहाँ पे? लीकेज फ्लक्स। और ये यूजफुल फ्लक्स। इसमें नहीं है ना कोई डाउट? और फाई क्या है? टोटल फ्लक्स। ये आपका टोटल फ्लक्स आ गया, ठीक है। अब वोल्टेज इंड्यूस होगी या नहीं होगी सेकेंडरी के अंदर और प्राइमरी में, दोनों में? जैसे मान लो ये फाइव 1 1 या टोटल फ्लक्स जितना भी इसको कट कर रहा है, तो प्राइमरी में वोल्टेज इंड्यूस करेगा जो फाइव 1 करेगा ना। तो E1 इंड्यूस होगा इस वाली वाइंडिंग के अंदर, वोल्टेज इंड्यूस होगा। कट कर रहा है तो क्या इंड्यूस होगा वो? क्या उसको ऐसे लिख सकता हूं मैं? L1 di1/dt लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना? नहीं, नो। E1 आ गया L1 di1/dt। L1 ये 511 के अंदर ही आएगा, जो भी फर्स्ट वाला फ्लक्स है। E2 क्या आएगा? हम्म हम्म बिल्कुल। इसको चलो एक बार बनाओ, बता।
ई क्या होता है? इंड्यूस ईएमएफ, ये तो पता ही होगा। ई इज नथिंग बट इंड्यूस ईएमएफ। L1 सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट, ये तो बताइए ना। ट्रांसफार्मर का क्यों एग्जांपल लिया है मैंने? क्योंकि ट्रांसफार्मर जब आप टर्न्स में कन्वर्ट करोगे तो वही जो कंडक्टर है वो आपका इंडक्टर ही बन जाएगा। ये केस 1 है। E2 क्या आएगा? जो E1 वोल्टेज इंड्यूस हुआ है उसमें कौन सा फ्लक्स काम में आ रहा है? 511, यही काम में आ रहा है। तो अगर जैसे मान लो आपको L1 लिखना हो कि L1 क्या है, तो L1 क्या है? N1 क्या होता है? L का फॉर्मूला N5/I, यही होता है ना। N1 511 अपॉन I1, यही होगा। इसी की वजह से L इंडक्टेंस आ रहा है। तो ये आपका सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ बोल सकते हैं क्या इसको? क्यों बोलेंगे सेल्फ इंड्यूस? क्योंकि खुद का ही फ्लक्स इसको वोल्टेज इंड्यूस करवा रहा है, जो इसका खुद का ही तो फ्लक्स है ये। तो इसको बोलेंगे सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। नेगेटिव साइन आएगा या नहीं आएगा? क्या दर्शाता है नेगेटिव साइन? लेंथ लो। तो नेगेटिव साइन इंड्यूस ईएमएफ आया तो आ जाएगा। ठीक है, नेगेटिव साइन लगाओ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं लगाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बस लगा दिया तो इसका ये डिनोट हो जाता है कि ये अपोजिशन को दर्शा रहा है। क्लियर है? नाउ E2 क्या आएगा? अब ये बताओ कि E2 में कौन सा फ्लक्स काम आ रहा है? 512 आ रहा है। क्या ये खुद का है उसका? खुद का तो नहीं है, दूसरे का है। फाइव फर्स्ट वाइंडिंग के से आ रहा है। तो इसमें जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है तो वो म्यूचुअल इंड्यूस वोल्टेज बोल सकते हैं उसको। तो जो इंडक्टेंस आएगा उसका भी नाम म्यूचुअल इंडक्टेंस है। ये L1 सेल्फ इंडक्टेंस हो गया, तो इंडक्टेंस का नाम है म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब नोटेशन आप उसको चाहे L से दे लो, LM दे लो, लेकिन स्टैंडर्ड नोटेशन क्या दिया गया है? M। म्यूचुअल इंडक्टेंस कुछ ये इंडक्टेंस ही है। अगर फ्लक्स कट कर रहा है इधर, तो फ्लक्स इंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है ना, ये सेम। तो वैसे ही एम में कोई डिफरेंस नहीं है। बस ये याद रख लो, जहां एम आ जाए इसका मतलब ये समझ जाना ये फ्लक्स उसका खुद का नहीं था, किसी दूसरे का था। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का मीनिंग समझ के नो, एम आ गया। और क्या आएगा? अब इसको आप लिख दो, हम लिख देते हैं इसको 2 1, मतलब सेकंड के अंदर इंड्यूस हो रहा है 1 की वजह से। ठीक है, कोई भी नाम दे सकते हो आपकी जो इच्छा हो। नो, करंट कौन सा काम आ रहा है यहाँ? I1। I2 कहां से काम आया? I1 की वजह से ही तो हो रहा है सारा कार्यक्रम। तो I2, तो M21 ये माइनस का आ जाएगा। ये वाला वोल्टेज जो इंड्यूस हो रहा है इसको क्या बोलेंगे? म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्लियर है? और M21 क्या आएगा? नो, नंबर ऑफ टर्न्स कौन से वाले काम में आ रहे हैं E2 को इंड्यूस करने में? N5/I होता है, सेम फॉर्मूला वहां आएगा। तो N नंबर ऑफ टर्न्स कौन से काम में आ रहे हैं? N2 के आ रहे हैं या N1 के? अबे इसके अंदर वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है तो इसी का नंबर ऑफ टर्न्स काम में आएंगे ना। सेकेंडरी में हो रहा है तो N2, और क्या था फॉर्मूले में? 5। तो 5 कौन सा है? 1 2, 1 2 की वजह से आ रहा है, डिवाइडेड बाई करंट। करंट कौन सी काम में आ रही है? I1। तो बस यही है, कुछ चेंज कुछ लग रहा है, बस L और M नाम का डिफरेंस है। तो L यानी सेल्फ का से होता है, मतलब सेल्फ का जो भी इंडक्टेंस है। M का मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्लियर है? तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कुछ नहीं है, कोई दूसरे का फ्लक्स आके कट करेगा, उसे ही हम म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ।
एम क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस, चाहे लिख सकते हो। क्लियर है? नाउ केस सेकंड, तो हमेशा हम प्राइमरी इधर से सप्लाई दे सकते हैं, इस साइड से भी दे सकते हैं, इस साइड से भी दे सकते हैं ना सप्लाई। तो no. इसको तो वन ही रहने दो, दूसरा ही बना लेते हैं, कितना मिटाएंगे। केस 2, देखो नंबर ऑफ टर्न्स किसी में भी बड़ी हो सकती है, वो कोई इशू नहीं है। हमारा जो मेन एम है वो नंबर ऑफ टर्न्स पे फोकस करना नहीं है, हम म्यूचुअल इंडक्टेंस पे फोकस कर रहे हैं सिर्फ, कि वो क्या होता है। अब आपने इधर से वोल्टेज अप्लाई कर दिया, नाम दे लो V2, करंट फ्लो करेगा, ऑब्वियस है ना, I2, ठीक है। फ्लक्स बनेगा, तो फ्लक्स को हम नाम दे लेते हैं, इधर पहले वाले को क्या नाम दिया था, फाई 1 कर लो, ठीक है, फाई 1। तो दूसरे को हम नाम दे लेंगे फाई 2। नाउ अब इसके अंदर भी जो फ्लक्स बनेगा, क्या वो ऐसे बनेगा कि कुछ फ्लक्स तो इधर से ही कंप्लीट कर रहा है, ठीक है, और कुछ जो फ्लक्स है वो ये वाली जो सेकेंडरी वाइंडिंग है इधर, ये वाली अब प्राइमरी हो गई ना, तो इधर वाली को कट करके आ रहा है, बोलो। तो ये वाला जो फ्लक्स है इसको क्या बोलेंगे, फाई 21, और इसको 22 बोल देंगे ना, फाई 21 हो गया। तो ये जो फ्लक्स है ये किस किस में डिवाइडेड है, दो फ्लक्स में डिवाइड होगा, फाई 21 में और एक फाई 22 में। क्लियर है ना? तो इनमें लीकेज कौन सा है और यूजफुल कौन सा है? 21 क्या है, लीकेज है, और 22 यूजफुल है। तो यहां पे ये आ जाएगा लीकेज, अच्छा यार, लीकेज फ्लक्स, ठीक है, और ये आ गया आपका यूजफुल फ्लक्स। इसमें कोई डाउट नहीं है ना? क्लियर है? नाउ ये फ्लक्स खुद को जब कट करेगा तो वोल्टेज इंड्यूस होगा या नहीं होगा? होगा। क्या आएगा, E2 इक्वल्स टू माइनस का L2 di2 अपॉन dt आएगा कि नहीं आएगा? यही आएगा। नो, माइनस साइन डिनोट क्या कर रहा है, लेंज लॉ। L2 क्या है, सेल्फ सेकेंडरी, मतलब ये जो सेकेंडरी है ना इसका, जैसे अगर एक बार हम दोनों सेम केस मान के चल रहे हैं, तो इस वाले को 1 मान के चल रहे हैं, इसको 2, मतलब 2 वाली जो वाइंडिंग है, मैं सेकेंडरी इसलिए नहीं बोलना चाह रहा क्योंकि अब प्राइम इधर सोर्स कनेक्ट कर रखा है, तो मेन नाम निकलता है कि ये प्राइमरी है, ठीक है, मतलब 2 वाले का इंडक्टेंस है, इस वाली वाइंडिंग का खुद का इंडक्टेंस है ये। इस इंड्यूस्ड ईएमएफ को क्या बोलेंगे, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, और नेगेटिव साइन लेंज लॉ को बताएगा। और अगर आपको L2 की वैल्यू जाननी है तो L2 क्या होगा, सिंपली n फाई अपॉन आई। तो n नंबर ऑफ टर्न्स कौन से वाले के हैं, N2 सही है। फ्लक्स कौन सा है, 21 अपॉन I2। क्लियर है? नाउ E1 वोल्टेज क्या इंड्यूस होगा, E1 में म्यूचुअल इंडक्टेंस से होगा, ये क्लियर है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, M, पहले वाले में 21 लिखा था, 12 लिख लो, मतलब 1 के अंदर हो रहा है इंड्यूस 2 की वजह से। क्लियर है? और क्या आता है, di2 अपॉन dt। क्लियर है? और माइनस साइन आ जाएगा। ये वाला इंड्यूस ईएमएफ कौन सा है, म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ, बस म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। और M12 की क्या वैल्यू आएगी, नंबर ऑफ टर्न्स फर्स्ट के काम में आ रहे हैं, फ्लक्स कौन सा 22,
ये वाला डिवाइडेड बाई I2, बस ये म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू आ गई। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का मीनिंग समझ के, इंडक्टर आप जानते ही हो, अगर किसी भी कंडक्टर को जैसे आप टर्न्स में कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है, टर्न्स में कन्वर्ट कर दिया, आप करंट फ्लो बनेगा तो फ्लक्स भी बनेगा, तो वही जो कंडक्टर है अब इंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। इंडक्टर कोई स्पेशल वैसे केस नहीं है। तो ट्रांसफार्मर के अंदर अब म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या हो गया, किसी एक का फ्लक्स दूसरे के अंदर वोल्टेज इंड्यूस कर रहा है, तो जिस इंडक्टेंस की वजह से हो रहा है उसको ही नाम दिया गया म्यूचुअल इंडक्टेंस, और कुछ नहीं है। कोई डाउट है क्या तुम्हें? सुने कैसे हो रहे हो? सुने कैसे हो रहे हो? हो गया ये? इंडक्टेंस कुछ नहीं होता है, एन पाई अपॉन आई होता है। बस ये देख लो नंबर ऑफ टर्न्स कौन से काम में आ रहे हैं, फ्लक्स कौन सा काम आ रहा है, आई कौन सा है। क्लियर? डॉट कन्वेंशन, जैसे V1 एंड V2, ये आपको पता होगा ट्रांसफार्मर में बताया जाएगा। जैसे इधर पॉजिटिव है, एरो इधर है, तो करंट आएगा इधर से, इधर एरो है तो इधर से। ये जब भी ट्रांसफार्मर पढ़ोगे तो पता चल जाएगा ना, दिमाग में आ रहा होगा। V1 तो पॉजिटिव, मतलब AC है ना, तो कभी पॉजिटिव इधर जाएगा कभी नेगेटिव इधर जाएगा, तो ये क्यों केस हो रहा है? मतलब ऐसे भी तो आएगा ना कि V1 AC है ना, तो ये तो पॉजिटिव नेगेटिव चेंज करता रहता है। तो मैंने ये डिफाइन कैसे किया, करंट ऐसे ही जाएगा, क्योंकि मैं पर्टिकुलर इंस्टेंट ले रहा हूँ। हमेशा यही बोलते हैं इसी में कि इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे करंट कैसे जाएगा वो हम देख रहे हैं। तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट लिया जब ये V1 ऐसे था और V2 ऐसे था, उसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, और I1 ऐसे आएगा और I2 ऐसे आएगा। ये क्लियर है? नाउ अब आपने ट्रांसफार्मर में कुछ एक चीज और देखी क्या, डॉट्स देखे होंगे। तो अब ये डॉट्स ऐसे है, ठीक है, यहाँ पे करंट डॉट से एंटर कर रही है या लीव कर रही है। अब आपको रेफरेंस ऐसे मान ला, जैसे आप डॉट के ये वाला जो पॉइंट है ना, आप यहाँ पे बैठे हो इसके इस साइड में, तो करंट अंदर आ रही है। जैसे आप अगर उस साइड में बैठ जाओगे तो बोलोगे बाहर जा रही है। तो आपको इंडक्टर की साइड में रहना है कि इंडक्ट ये वाला जो केस है, मतलब ट्रांसफार्मर वाइंडिंग है लेकिन मैं इंडक्टर बोल रहा हूँ कि इंडक्टर के करंट एंटर जाएगी, अंदर जाएगी या बाहर जा रही है, अंदर जाएगी। यहां से मत देखना, बस यहां से कि अंदर जा रही है, ये वाली भी अंदर जा रही है। अब या तो आप डॉट्स को चेंज कर लो, जैसे मतलब या तो आप डॉट की पोलैरिटी चेंज कर लो या V1 V2 चेंज कर लो। जैसे किससे करना चाहोगे, मतलब मेन ये है कि वोल्टेज की पोलैरिटी देखेंगे कि जो इंड्यूस वोल्टेज होता है वो पॉजिटिव नेगेटिव किस किस केस में आता है। जैसे
ये दूसरा केस है। नो, मैं क्या कर रहा हूं, डॉट को फिक्स कर रहा हूं। जैसे आपको दोनों में से एक को फिक्स करना है, एक को मूव करना है, तो डॉट को मूव कर दो या वोल्टेज को, कंसेप्ट सेम रहेगा। कुछ बुक्स के अंदर क्या कर रखा है, वो डॉट को मूव करता है, वोल्टेज को एज इट इज रखता है। मैं क्या कर रहा हूँ, डॉट को सेम रखूंगा, डॉट को मैं बिल्कुल भी चेंज नहीं करूंगा। जितनी भी मैं स्टडी अभी कर रहा हूँ उसमें डॉट फिक्स रहेगा, कंसेप्ट सारा सेम आएगा। जैसे लास्ट में फाइनल आप देखोगे ना, चाहे उधर का भी बता दोगे आप आंसर क्या होगा। नो, वोल्टेज उसमें ऊपर था, मैंने इसमें नीचे बना दिया, और V2 उसमें ऊपर था, इसमें ऐसे बना दिया। क्लियर है? नो, क्या किया हमने, V1 V2 की पोलैरिटी चेंज कर दी, डॉट को एज इट इज रखा है। और I1 I2 कैसे जाएगा, अब ऐसे जाएगा ना, तो ये आ गया आपका I1 और ये I2। क्लियर है? और क्या क्या चेंज हो सकता है सर्किट में, डॉट को फिक्स रखो, वोल्टेजेस को चेंज करके बताओ। बोलो। अगर मैं V1 को एज इट इज रख लूं और सिर्फ मैं V2 को इंटरचेंज करूं, ये भी तो केस बन सकता है, बन सकता है ना। एक केस और क्या बन सकता है, बोलो बोलो, क्या बनेगा, V2 को सेम रख लेते हैं और V1 को रिवर्स कर देते हैं। क्लियर है? इसमें करंट कैसे जाएगा, पॉजिटिव से इधर से जाएगा I1, इसमें I2। क्लियर है? इसमें I1 और इसमें इधर से I2। सब में सही बना है। अब एक डॉट लगा लेते हैं। चारों सर्किट बन रहे हैं, मैंने वोल्टेज की पोलैरिटीज को रिवर्स किया, डॉट्स को नहीं किया है। नो, अब आपको क्या करना है, जैसे V1 किसी भी फर्स्ट वाइंडिंग की बात कर लेते हैं, उसमें दो, हर फर्स्ट वाइंडिंग में दो वोल्टेज इंड्यूस होंगे, पहला खुद की वजह से, दूसरा म्यूचुअल। ये क्लियर है सबको, पहला खुद की वजह से होगा, दूसरा म्यूचुअल। नो, डॉट कन्वेंशन में मैं एक चीज एज्यूम करूंगा कि जो M12 है, M21 है, वो दोनों एक ही हैं, दैट इज M। आपको सेम ही मिलेगा, और दोनों की वैल्यू मैंने क्या ले ली, M। नाउ V1 में वोल्टेज जो इंड्यूस होगा, अभी पॉजिटिव नेगेटिव छोड़ो, वो बताओ, मतलब इन जनरल बताना, चारों सर्किट को नहीं देखना, इन जनरल किसी को भी नॉर्मल उठा लो कि क्या होगा। क्या ऐसे आएगा, N1 या सॉरी L1 di1 अपॉन dt आएगा या नहीं आएगा, ये क्या है, खुद की वजह से है। अब फर्स्ट वाइंडिंग में म्यूचुअल भी होगा, होगा या नहीं होगा, वो कितना आएगा, M। अब di1 आएगा या 2 आएगा, 2 आएगा ना। जैसे ये वाली है, तो इसके अंदर किसकी वजह से इंड्यूस हो रहा है, सेकंड की वजह से, सेकंड करंट म्यूचुअल, तो I2 लिया हुआ है ना, I2 लिया है या नहीं लिया। जो सेल्फ वाला हो रहा था वो ये रहा, L1 di1 by dt, और इसी सेम वाइंडिंग के अंदर दूसरे सोर्स की वजह से जो आ रहा है, उसमें दूसरा करंट लिया है ना, तो म्यूचुअल के अंदर करंट दूसरे की काम आ रही है। क्लियर है? तो M di2 अपॉन dt। क्लियर है? नाउ V2 क्या आएगा, सेकेंडरी वाइंडिंग इन जनरल बताओ, नॉर्मल, पहला खुद की वजह से जनरेट हुआ, सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ, सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ कितना आएगा, L2 di2 अपॉन dt, और म्यूचुअल इंडक्टेंस M di1 अपॉन dt। ये क्लियर है या नहीं, म्यूचुअल इंडक्टेंस अपोजिट करंट की वजह से आ रहा है, तभी तो वो म्यूचुअल हुआ। अगर खुद की करंट है उसकी काम में, जैसे मान लो फर्स्ट वाइंडिंग में खुद की करंट है, तो खुद का ही हो गया ना वो, खुद का ही, तो म्यूचुअल कहाँ हुआ वो। तो ये क्लियर है, वोल्टेजेस ये आएंगे ना। अब आपको ये देखना है कि इनकी पोलैरिटीज क्या लेनी है। ठीक है, पोलैरिटीज क्या लेोगे,
पोलैरिटीज क्या लेनी है, क्या लोगे? जैसे आपका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो अपोजिट आएगा हमेशा, तो ये माइनस आ जाएगा। नो, और ये वाला नहीं पता, डॉट कन्वेंशन पता है? इन चारों सर्किट के लिए कुछ अलग आएगा, इन चारों सर्किट को एक बार बनाओ, साथ में सोचोगे। ये काम वैसे ट्रांसफार्मर में भी आएगा, लेकिन मेन ये यहाँ का कंसेप्ट होता है। अगर यहाँ नहीं बताया जाता तो वहां फिर वो उड़ जाता है। अभी ये प्लस माइनस कुछ मत लगाना, ये इक्वेशन के अलावा जो भी करना है वो कर सकते हो। इसके क्वेश्चन आप हमारे नेटवर्क में नहीं देखोगे, बस ये मशीन में थोड़ा काम आ जाता है, तो एक बेसिक कंसेप्ट है कि आपको ये पता रहेगा। सोचना भी है, बनाना ही नहीं है साथ में कि साइंस क्या क्या आएंगे। मतलब मैंने डॉट को सेम रखा है, पोलैरिटीज को बदला है, तो मतलब कंसेप्ट तो डॉट और इसका है। ये कंडीशन ऊपर लिख लेना, M12 इक्वल टू M21 इक्वल टू M। तुम बना रहे हो या क्या कर रहे हो? इतना सही बनाया क्या अभी तक? हम्म, हाँ चारों ही बनाने हैं। हो गया, अब रुकना है ना? अब इधर देखो एक बार, एक बार रुक जाओ। आपको ये देखना है जैसे जो करंट है दोनों वाइंडिंग में, फर्स्ट और सेकंड, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वाइंडिंग में, करंट या तो डॉट से दोनों के अंदर एंटर कर रही है, या तो दोनों के अंदर क्या कर रही है, एंटर कर रही है, या दोनों से लीव कर रही है। तो उस केस में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है ना, वो सेम साइन आएगा इसका। जैसे ये मान लो पॉजिटिव है तो उसकी सेम डायरेक्शन में आएगा और दोनों का एडिशन हो जाएगा। क्लियर है? जैसे मान लो कि दोनों में कब होगा, डॉट से करंट एंटर कर रही है, डॉट से ही लीव कर रही है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो साइन है सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है? नाउ एक चीज, अगर मान लो किसी एक के अंदर डॉट से एंटर कर रही है और एक डॉट से लीव कर रही है, उस केस में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो नेगेटिव आएगा। क्लियर है? तो अब पहले वाले में बताओ कि डॉट से करंट एंटर हो रही है या लीव कर रही है? इसमें डॉट से एंटर हो रही है, इसमें भी एंटर हो रही है, इसमें सॉरी इसके अंदर एंटर हो रही है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस आएगा ना, यहाँ भी प्लस आ गया। क्लियर है? नो, इसमें डॉट से क्या हो रही है, लीव कर रही है, और इसमें डॉट्स एंटर हो रही है, इसमें भी लीव करे, दोनों में लीव कर रही है, तो इसमें भी क्या आएगा, प्लस आएगा ना। या तो एंटर करे या लीव करे, दोनों केस हो गए। ठीक है, तो इन दोनों में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो क्या आएगा, प्लस आएगा। नो, इसमें इसमें एंटर कर रही है, इसमें लीव कर रही है, अपोजिट है ना, मतलब दोनों साइड सेम नहीं है, तो इसमें जो म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा वो क्या आएगा, माइनस। तो यहाँ लिख सकते हैं, कॉपी हो जाएगा ना ये सारा ही, सॉरी,
आजा भाई। तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ये माइनस आ गया और इधर भी माइनस आ जाएगा थर्ड केस के लिए। ठीक है, फोर्थ केस का बताना। माइनस ही आएगा क्योंकि इससे क्या हो रहा है, डॉट से लीव कर रहा है, यहाँ डॉट से एंटर कर रहा है। तो बता सकते हो डॉट कन्वेंशन से कि कौन सा पॉजिटिव आएगा और कौन सा अपोजिट आएगा। तो दोनों, ये वाला किसके लिए वैलिड है, फर्स्ट एंड सेकंड, और ये थर्ड एंड फोर्थ। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस किसके लिए पॉजिटिव आएगा, किसके लिए नेगेटिव आएगा, ये बता सकते हो। क्लियर है ना। मैं लिखवा दूंगा कि डॉट से एंटर करेगी वो अभी। इसका कोई सॉल्यूशन पता है क्या, जैसे घड़ी में ये जो भाप बैठी हुई है, एक बार ड्रायर मार हम्म, तो खोलेंगे फिर वो पैक नहीं होगी ना। नहीं, वो खाली ग्लास चावल के अंदर रख देना। हाँ हाँ, सुबह सुबह ना क्लियर था ये, जैसे ही फिर आया पता नहीं ये। धूप में रखने पड़ेगी काफी। वैसे चावल के अंदर मेरी वाइट कर दो, मैं इसके बारिश में दिखती है ना, उसके बाद 2-3 दिन में अपना आप सही जाती है धूप में रख दो। तो अब एक चीज बताओ, अगर वो वोल्टेज को फिक्स रख के डॉट को चेंज कर दे तो भी ये तरीका अपना के बता सकते हो। तो एक को फॉलो करना है, या तो डॉट को चेंज कर लो या वोल्टेज को चेंज कर लो, कंसेप्ट सेम रहेगा। तो बता सकते हो ना किस में पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब उल्टा सीधा कौन सा आएगा। हो गया हो तो बताना। लिख लिया क्या ये? No. एक चीज बताओ, आपने तो ऐसे पढ़ा था कि E होता है दैट इज -L/di/dt। माइनस आता ना, मैंने तो माइनस लगाया ही नहीं। क्यों? मैंने तो माइनस थोड़ी लगाया, मैंने तो प्लस ही रखा है। क्यों? इंस्टेंट से मतलब थोड़ी, वो तो सारी इंस्टेंट की बात हो रही है। क्योंकि ये जो हैं ये टर्मिनल वोल्टेजेस हैं, टर्मिनल वोल्टेजेस, और ये क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या फर्क होता है दोनों में, ये इंड्यूस हो रही है, ये इसका अपोज ही तो करती है। ये अप्लाइड वोल्टेज V1 V2 है, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव में आएगा। अगर आपको V लिखवाया जाएगा कभी भी, तो बेसिकली आपको V तो डायरेक्ट ऐसे ही बताओगे ना, L/di/dt, उसमें नेगेटिव साइन नहीं आएगा, लेकिन E आएगा, उस केस में नेगेटिव साइन आएगा। तो ये इक्वेशंस हमने कौन सी लिखी है, टर्मिनल वोल्टेजेस की इक्वेशंस लिखी है। और अगर मान लो इंड्यूस ईएमएफ में हमें लिखना हो तो
तो आपका आ जाएगा E1 इक्वल्स टू माइनस E2 इक्वल्स टू माइनस, ठीक है, माइनस आ जाएगा सब में, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ तो अपोज ही करेगा, तो वो तो नेगेटिव में ही दे देगा। इनको भी ब्रैकेट में चाहे बंद करना चाहो कर सकते हो बॉक्स में। मेन जो कंसेप्ट था वो डॉट कन्वेंशन की, ट्रांसफार्मर में जो वोल्टेज की पोलैरिटीज कैसे लोगे, तो वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। नोट करके लिख लो। यहाँ भी वही रूल है, M12 इक्वल्स टू M21 इक्वल्स टू M लिया हुआ है, वो तो पता ही है, ऊपर लिख ही रखा है सबसे टॉप में। नोट करके लिखो। नंबर 1, when the current is either entering, when the current is either entering or leaving, when the current is either entering or leaving at both dotted dotted terminals, then sign of mutual induced voltage, is same as the then sign of the mutual induced EMF is same as the sign of the self-induced voltage. Sign of the self-induced voltage. ठीक है। सेकेंड नोट लिखो नंबर 2 करके। When one current is entering, and other current, when other current is leaving, at dotted terminal, then sign of the mutual induced voltage, is opposite to sign of self-induced voltage. Opposite to sign of self-induced voltage. Clear है? Coefficient of coupling. वो तो समझने के लिए था, ये थोड़ा आ सकता है। K से डिनोट करते हैं कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। क्या होता है ये? K जो होता है वो आता है आपका यूजफुल फ्लक्स अपॉन टोटल फ्लक्स। मींस हमारा एक, जैसे यूजफुल कितना जा रहा है, टोटल कितना जा रहा है, तो एक तरीके से कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग से बता सकते हैं कितना फ्लक्स हमारा यूज में आ रहा है। नाउ अगर फर्स्ट फ्लक्स की बात कर लें, टोटल 5-1 हुआ, ठीक है। 5-1-1 क्या होता है? लीकेज, और 5-1-2 यूजफुल। तो K1 क्या आएगा फर्स्ट वाइंडिंग के लिए? 5-1-2। क्लियर है? उसी तरीके से सेकंड अगर वाइंडिंग की बात कर लें तो उसके लिए क्या जाएगा? 5-2-1 और 5-2-2। क्लियर है? यूजफुल कौन सा वाला है? 5-2-2 डिवाइड बाई 5-2।
क्लियर है नाउ? कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग मान लो आपको K1 K2 ऐसे निकाल लोगे। अगर आपको K1 और K2 की वैल्यू दे दी जाए और फिर बोला जाए कि ये तो फर्स्ट का कपलिंग फैक्टर है, फर्स्ट वाइंडिंग का या सेकंड वाइंडिंग का, अब टोटल पूछा जाए तो उसके लिए K निकालोगे आप, K इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ K1 K2। ठीक है, अब ये बताओ कि आइडियल सिस्टम है तो आइडियल सिस्टम के लिए K की वैल्यू कितनी होगी? फॉर आइडियल सिस्टम K की वैल्यू कितनी होगी? 1। आइडियल सिस्टम का मतलब कोई लॉस नहीं है, कोई लीकेज नहीं है, तो जितना भी यूजफुल है और टोटल सारा ही आएगा ना। पहली चीज ये तो, एक चीज बताओ 512 हमेशा 5:1 से कम ही आएगा, लीकेज होगा तो। ये तो क्लियर है ना? अगर लीकेज हो रहा है तो ये तो 512 तो कम ही आएगा ना। लेकिन अगर मान लो कोई लीकेज नहीं है, दोनों इक्वल हैं, लॉस नहीं है कोई भी आपका, तो जैसे टोटल का टोटल ही काम में आ रहा है, यूजफुल हो रहा है, तो के की वैल्यू कितनी आएगी? 1। तो आइडियल सिस्टम के लिए अगर कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग पूछा जाए दैट इज 1। और प्रैक्टिकल सिस्टम के लिए, एंड फॉर प्रैक्टिकल कितनी होगी? बोलो। के की वैल्यू जो है वो 0 से लेकर 1 के बीच में आएगी या नहीं आएगी? 1 से बड़ी थोड़ी आ सकती है, 1 से बड़ी थोड़ी आएगी, तो के की वैल्यू 0 से 1 के बीच में आ जाएगी। एक म्यूचुअल इंडक्टेंस भी पूछा जा सकता है आपको, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी नोट करो एक बार, ये तो या वो भी लिख ही देता हूं मैं, कुछ नहीं उसमें। m इक्वल्स टू के अंडर रूट L1 L2। मतलब अगर आपको इंडक्टेंस दिए हुए हो, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग दिया हुआ हो, तो आप म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल सकते हो। क्वेश्चन ये भी पूछता है कई बार, m दे देता है, L1 L2 दे देता है, फिर कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग पूछता है, निकाल लोगे? इसमें से क्वेश्चन जरूर बन जाता है आपके। ये मेन काम में नहीं आएंगे क्योंकि यूजफुल फ्लक्स डायरेक्टली आपको K1 K2 मिल जाएगा, या K निकालने को मिलेगा, या इससे निकालने को मिलेगा K। वो तरीका है कि यूजफुल फ्लक्स अपॉन टोटल फ्लक्स लेते हैं हम। ठीक है, इन दोनों को स्टार मार्क रखना, स्पेशली ये वाला, ये ज्यादा काम आएगा। याद रखना क्वेश्चन में वो उल्टा देगा, m दे देगा, L1 L2 दे देगा, सीधा दे देगा तो सभी पुट कर देंगे, फिर k निकलवा लेगा, तो निकाल लोगे k इक्वल टू m अपॉन कर देना, ये वाला कर लोगे ना। ठीक है, वो पहले वाले जो कंसेप्ट थे वो सिर्फ साइन बताने के लिए थे। जो पहले वाला कंसेप्ट था ना, एक तो म्यूचुअल इंडक्टेंस समझ के क्या होता है, ठीक है, और एक वो साइन बताने के लिए था, उसको याद रखने का कोई सेंस नहीं है, कहीं तुम उनको जाके रट्टा मार रहे हो कि M12 ये होता है, इसका पहले वाले का करंट, दूसरे का ये, कोई मीनिंग नहीं रहेगा उसका। ठीक है ना, उसको रटने की जरूरत नहीं, वो सिर्फ समझने के लिए आपके वहां सिर्फ एक डॉट कन्वेंशन समझने का था कि पोलैरिटी कैसे लेते हैं, जो लास्ट 2 नोट में लिखा है, तो वो पढ़ना है जो इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, और काम है। नाउ एक लाइन में, मतलब कुछ और भी लिखूंगा, मतलब लाइन क्या, हेडिंग टाइप में। ये L1 है, ये L2 है, सीरीज में है या पैरेलल है? सीरीज है, ठीक है। क्या आता है सीरीज में? L1 प्लस L2 करते हो? नो,
एक चीज आपको और दे दी गई, m। अब बताओ, हम्म, कैसे आता है ये? उसका एक बार मैं बता देता हूँ, याद रखना है, वो मैं मिटा दूंगा फिर। जैसे क्या इसमें करंट सेम आएगा दोनों में? करंट मान लो इसके अंदर आ रहा है आई, ठीक है, और वोल्टेज अप्लाई आप कर लो कुछ भी, चाहे वी मान लो कि वी इसके अक्रॉस वोल्टेज अप्लाइड है, तो वोल्टेज अप्लाइड वी इक्वल टू क्या आएगा? आई आर होता है भाई, पहले ट्रांसफार्मर में अभी नहीं देखा था क्या? इनके अक्रॉस का वोल्टेज प्लस उसके अक्रॉस का वोल्टेज आएगा या नहीं आएगा? तो इसके अक्रॉस वोल्टेज, इसके अक्रॉस कितना है? पहला वोल्टेज जो ये खुद इंड्यूस करेगा, खुद के लिए करेगा ना, कितना करेगा? L1 di1 अपॉन dt। ये क्लियर है या नहीं है? नाउ इसी सेम वाइंडिंग में दूसरी वाइंडिंग के फ्लक्स के थ्रू ये जो म्यूचुअल है वो भी इंड्यूस होगा, तो वो क्या आएगा? m di। अब एक्चुअल में इसमें i1 और i2 दोनों सेम है, सेम ही है, तो यहाँ i1 ना मान के i भी मान सकते हो ना, डी आई अपॉन डी टी। क्लियर है? ये i, इसको मैं, ठीक है ना, ये वाला इसकी वजह से हो रहा है, ठीक है। नाउ अब सेकेंड वाइंडिंग के अंदर आ जाओ, एक खुद की वजह से इंड्यूस होगा, सेकेंड वाइंडिंग में क्या होगा? L2 डी आई अपॉन डी टी, और एक म्यूचुअल होगा। अब म्यूचुअल, एक मिनट प्लस माइनस रहने देना, म्यूचुअल का कितना आएगा? m डी आई बाई डी टी, यही आएगा। अब म्यूचुअल के जो साइन है वो पॉजिटिव नेगेटिव कैसे आएंगे? दोनों में करंट डॉट से एंटर कर रही है या लीव कर रही है? एंटर कर रही है, तो जो भी इनके सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ के साइन है वो ही उनके आएंगे। क्लियर है? तो इनके पॉजिटिव आ रहे हैं तो इनके भी पॉजिटिव आएंगे। ये क्लियर है? नो, इसकी वैल्यू क्या आएगी? सिर्फ आपके इंडक्टर लग रहा है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? एल इक्विवेलेंट मतलब टोटल इंटू डी आई बाई डी टी होगा, ये एल डी आई बाई डी टी तो होता है, तो एल इक्विवेलेंट इंटू डी आई बाई डी टी इसकी वैल्यू होगी। तो डी आई बाई डी टी यहाँ से कैंसिल आउट हो सकता है सब में, तो एल इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? L1 प्लस L2 प्लस 2m। आपको बस यही याद रखना है। कैसे आ रहा है वो दिख रहा है? इसको नहीं बनाना, ठीक है। नो, सीरीज अब ये ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? सीरीज एडिंग। तो कर पाओगे? दो भी आपको दिए हुए आ जाएंगे, निकाल लोगे म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये याद रखना है आपको, ठीक है। एक केस आपको ऐसा भी तो मिल सकता है, L1 L2, ठीक है, और यहाँ पे जो डॉट्स हैं, एक का डॉट यहाँ है और दूसरे का यहाँ है M। अब बताओ, अगर मान लो करंट एंटर करेगी, तो एक में से एंटर कर रही है, एक से लीव कर रही है, तो दोनों के जो म्यूचुअल इंडक्टेंस के साइन आएंगे, दोनों के वो क्या आएंगे? अपोजिट आएंगे इस वाले से, ठीक है। तो यहाँ एक नेगेटिव आ जाएगा, एक यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर है? तो क्या आएगा? एल इक्विवेलेंट, एल इक्विवेलेंट इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस 2m। तो कर लोगे? बस ये आपके क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है, ठीक है। इसको नोट कर लो, इसको सीरीज अपोजिंग बोलेंगे, सीरीज अपोजिंग।
कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, और ये वाला इंपॉर्टेंट है ही। ये याद मत रखना, मतलब कि ऐसे ऐसे आया बस ये, अगर कभी इन फ्यूचर 2 महीने 3 महीने बाद याद नहीं रहे, समझने के लिए देख सकते हैं। ले b इक्वल्स टू में मैंने लिखा है इक्विवेलेंट di/dt। इसका मीनिंग कभी भी 2 इंडक्टर दिए हुए हों तो L इक्विवेलेंट ऐसे निकालेंगे, L1 + L2 + 2m, और दोनों अपोजिंग में होंगे तो माइनस का 2m आ जाएगा। तो हमेशा याद रखना म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको सेम ही मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा कि इसके थ्रू अलग मिल रहा है और उसके थ्रू वाला अलग मिल रहा है, दोनों का कंबाइंड होके m मिल जाएगा। क्लियर है? आगे चलें। तुम दोनों धीरे बनाते हो या लेट बनाना स्टार्ट करते हो? हो गया? जैसे इसमें डायरेक्ट करंट लेकिन एक ही डायरेक्शन में जाता है। करंट एक ही डायरेक्शन में आ रही है, तो हमें बस करंट को देखना, जैसे आप किधर भी ले लो, इधर से ले लो, इधर कहाँ एंटर करिए, लीव करिए, इस डॉट से एंटर करेगी, अगर ये वाली डायरेक्शन लेते हैं और इधर डॉट से लीव कर जाएगी, तो पिछला वाला जो डॉट कन्वेंशन मैंने लिखाया था उसमें क्या बोला था कि म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू आपको अपोजिट ले लेनी है। ठीक है, अगर एक क्या जैसे इसमें करंट सेम जा रही है, हाँ। सीरीज में करंट सेम जा रही है, कहीं से भी देखो उतना ही बनना चाहिए। हाँ तो उतना ही बनना चाहिए, लेकिन अपोजिट है ना, जैसे पिछला वाला ट्रांसफार्मर वाला खोलना हो तुम, जैसे ये देखो, ये वाले जो किए थे करंट की डायरेक्शन तो इस इनमें भी सेम ही थी, इनके लिए तो सेम ही है ना, जैसे आई ये वाले जो इंड्यूस हो रहे हैं L1 di1/dt, L2 di/dt, इसमें तो अलग अलग है ना, ये पैरेलल वो तुम्हें से लग रहा है। नहीं, जैसे ये अलग अलग है, हाँ इनमें अलग करंट जा रही है, लेकिन इसमें एक ही पॉइंट, अगर हम इस डॉट को इधर ही ला ले क्या फर्क पड़ेगा? उससे क्या फर्क पड़ेगा? इसमें एक तो खाली वो है ना, करंट तो वहीं जाएगी फिर भी। आई एम टेलिंग यू, ठीक है, तुम पेज तो छोड़ा नहीं होगा। फ्लक्स बताओ इसमें। इसमें फ्लक्स बताओ किधर जाएगा, अगर करंट की डायरेक्शन ये होगी तो फ्लक्स ऐसे देख सकते हैं, ऊपर जाएगा, सबको क्लियर है? नो, इसके अंदर करंट जैसे तुम बोल रहे हो करंट की डायरेक्शन ये कर ली, I2 ऐसे जा रहा है, नीचे जा रहा है, ये वाला नीचे हो गया। नाउ अगर मैं इस ओरिएंटेशन को बदल दूं, ओरिएंटेशन को बदलने का सेंस, बाकी सारा सेम है, करंट की डायरेक्शन भी मैंने अभी सेम ही रखी। अब बताओ फ्लक्स ऐसे जाएगा ना, इसमें तो ऐसे जा रहा था, अब ऊपर की तरफ फ्लक्स बदला या नहीं बदला? एक दूसरे को इसके अंदर क्या करें, सपोर्ट करेंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे और इसमें अपोज करेंगे। ये वाला जब केस आएगा अपोज करेंगे ना, तो ओरिएंटेशन तो आप बदल सकते हो ना, ये बदल सकते हो या नहीं? डायरेक्शन सेम रही है दोनों केस में, डायरेक्शन सेम रही है, लेकिन फ्लक्स बदला या नहीं बदला? तो ओरिएंटेशन जब आप बदलोगे मशीन में भी आएगा, तो फ्लक्स की डायरेक्शन बदल जाएगी। और ट्रांसफार्मर में ये वाला केस लिया जाएगा, दोनों के फ्लक्स अपोजिट होंगे एक दूसरे के, तो ले सकते हैं, अपोजिट हो सकता है ना। तो ये वाला जो फ्लक्स, एक चीज बताओ, इसका खुद का जो फ्लक्स है वो ऊपर जा रहा है, ठीक है, और इसका वाला ऊपर आ रहा है, तो ये इसमें जो खुद का इंड्यूस ईएमएफ हो रहा है वो ऐसे पॉजिटिव ये साइन आ रहा है, और इसका वाला फ्लक्स ऐसे आ रहा है ना नीचे की तरफ, सेकेंडरी से नीचे की तरफ आएगा, तो वो अपोजिट होगा या नहीं होगा? हो सकता है सेम के अंदर,
तो इस तरीके से सेम होता है, क्योंकि यहाँ फ्लक्स का गेम चलता है, करंट सेम जा रही है, हमारा जो मेन है एम है दैट इज फ्लक्स, तभी तो वो डॉट कन्वेंशन बताया। ये बनवाने की वैसे जरूरत नहीं है, मैंने इसलिए नहीं बनवाया, बाकी आता है क्योंकि आपके कोई गेट में तो है नहीं कि एक डिटेलिंग के अंदर जाएगा, आपके डायरेक्टली बस पूछा जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो ही गया ना। ऐसा भी तो हो सकता है कि दो आपको इंडक्टर ऐसे मिल जाए, हो सकता है इसकी वैल्यू L1 हो, इसकी L2 हो, और ये दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, L1 L2। आपको एरो भी मिल सकता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, कई जगह पे एरो मिल जाएगा, वो समझ जाओगे ना एरो से। तो पैरेलल है ये पैरेलल एडिंग है या अपोजिंग है? ये पैरेलल एडिंग है, दैट इज अपोजिंग। क्योंकि अगर मान लो करंट की डायरेक्शन ऐसे आती है, जैसे इधर से करंट आ रहा है, एक करंट इधर जाएगा और एक इधर जाएगा, दोनों में सेम डॉट से एंटर कर रहा है, जबकि उसमें अपोजिट हो जाएगा। तो इनका जब आपको एल इक्विवेलेंट निकालना होगा तो कैसे निकालोगे? L1 L2 माइनस एम स्क्वायर अपॉन L1 प्लस L2 माइनस 2m, और इसका एल इक्विवेलेंट निकलेगा L1 L2 माइनस एम स्क्वायर अपॉन L1 प्लस L2 प्लस 2m। अपोजिंग वाले में नीचे प्लस आ जाएगा और एडिंग वाले में माइनस आ जाएगा। ये डेरिवेशन के जो जैसे वहां वोल्टेज से निकाला था या करंट से निकाला हुआ है। ठीक है, बस वो इंटीग्रेशन में कई बन जाते हैं, इसलिए ये डायरेक्ट लिखाया जाता है। तो ये आपका कौन सा हो गया? पैरेलल एडिंग, एंड दिस इज पैरेलल अपोजिंग। रख सकते हो ना याद? क्या हुआ? कोई डाउट थोड़ी है तुम्हें? बस इनको याद रखना है, पहले वाले भी दोनों को याद रखना है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपके। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो हम वो नहीं करेंगे कि डेरिवेशन के थ्रू उनको निकालेंगे। इंडक्टर में इसमें फ्लक्स का गेम होता है, तो फ्लक्स को या तो आप करंट की डायरेक्शन चेंज करके भी कर दोगे, या जो ओरिएंटेशन होता है ना, जो अपन ये घुमाते हैं, इसके थ्रू भी चेंज करके कर सकते हैं फ्लक्स चेंज। जैसे नॉर्थ पोल को साउथ पोल बनाना होगा तो यही काम करेंगे, या तो बैटरी को इंटरचेंज कर दो या ओरिएंटेशन बदलो। ठीक है, हो गया ये ना? देखो, दो इंडक्टर का देखकर तो कोई मीनिंग नहीं है, वो तो निकाल ही लोगे, दो इंडक्टर का तो निकाल लोगे ना।
क्वेश्चन देने का मीनिंग है सिर्फ क्या ऐड ही तो करोगे, कर ही दोगे वो तो। 3 का ले लेते हैं। इसका निकालो एल इक्विवेलेंट। 2 वाला घर जाके करना, 2 वाला तो सिंपल ही है, कर ही लोगे ना। 2 में तो कुछ है ही नहीं, वो तो सभी कर लेंगे। ये बताओ क्या होगा। तीन के लिए तो ये काम में ले लो, ले सकते हो। ऐसे ही कुछ आएगा, +-2m1 +-2m2 +-2m3। अब प्लस माइनस कैसे डिसाइड होगा, एडिंग है या अपोजिंग है, कर सकते हो। तो देखो L1 कितना है 10, L2 कितना है 15, L3 कितना है 20। यहां तक क्लियर है। अब एक M1 मान लो, किस 3 ही बनेंगे इसमें, जैसे 3 इन दोनों के बीच में म्यूचुअल हो सकता है, एक इन दोनों के बीच में म्यूचुअल हो सकता है, एक 1 और 3 के बीच में हो सकता है या नहीं हो सकता। तो चाहे आप ऐसे नाम दे लो M12, एक M23, एक M31। क्लियर है, अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से नाम ही है सिर्फ कि आपको एक समझ में आ जाए कि M12 का मतलब 1 और 2 के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस, 23 का मतलब 2 और 3 के बीच में, और 31 का मतलब 3 और 1 के बीच में। क्लियर है। नाउ M12 1 और 2 के बीच में म्यूचुअल कितना है 4 है। अब ये एडिंग है या अपोजिंग है, एडिंग है दोनों में, तो क्या आएगा प्लस या माइनस, प्लस 2 इंटू 4। क्लियर है। M23 कितना है, सेकेंड कॉइल और थर्ड कॉइल के बीच में म्यूचुअल कितना है, कुछ नहीं है, 0 है। तो 0 है तो आप जैसे इसको +-2 × 0 या मत लिखो, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं कि हमने ये 0 लिया है। नेक्स्ट क्या है M31, ये और ये M3, ये तो 2 हेनरी दिया हुआ है। अब क्या आएगा प्लस या माइनस, एक में डॉट से एंटर हो रहा है, दूसरे में लीव कर रहा है, तो यहाँ क्या जाएगा -2 × 2। क्लियर है। तो इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो अगर आपको 4 5 6 7 कितना भी देगा कर लोगे। सिंपल 2 वाला तो कोई भी कर ही लेगा, 3 वाला भी अब कर सकते हो। हमले जितना भी आ जाएगा वो कैलकुलेट कर लेना। कितना 49, एक निकाल लो बाकी लोग भी। डाउट है क्या कोई, क्लियर।
हो गया 49 ही आ रहा है क्या सबका? तो कर लोगे ना ऐसे म्यूचुअल इंडक्टेंस डायरेक्टली, बस कुछ नहीं करना, आपको वैल्यूज पुट करनी है, फॉर्मूला याद रखना, इसके क्वेश्चन आ सकते हैं। नो, हो सकता है आपको ट्रांसफॉर्मर देकर कभी ऐसा सर्किट देखे आपने कि इसका इंडक्टेंस दे दिया L1, इसका दे दिया L2, और यहाँ पे आपको दे रखा है, डॉट इधर भी लगा सकते हो अंदर भी, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, और इनके बीच में M, देखा है कभी? नो। अब आपको जो मेन देखना है, सबसे पहले मैंने यही बताया, ट्रांसफार्मर में आप देखोगे डॉट डॉट वाली पोलैरिटी से जाना है, मतलब करंट जैसे मान लो इसमें I1 है और इसमें I2, ये क्लियर हो गया? तो करंट दोनों में डॉट से एंटर हो रहा है, और अब आपसे पूछा जाए कि इसका इक्विवेलेंट इंडक्टेंस कितना होगा। प्राइमरी का L1 बता दिया, सेकेंडरी का L2 बता दिया, म्यूचुअल उसने M बता दिया। क्लियर है? अब आपको क्या करना है, इस वाले सर्किट को आप इस तरीके से डिनोट कर सकते हो, ये वाला जो ट्रांसफार्मर है उसको इस तरीके से डिनोट कर सकते हो। नाउ दोनों में डॉट से करंट एंटर कर रही है, तो जितना भी म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा ना आपका, वो यहाँ आप प्लस M कर देना, मतलब पॉजिटिव में लिख देना, जितना भी म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया हुआ आएगा वो किस में लिख दोगे? पॉजिटिव में। ये क्लियर है? नाउ इन दोनों की वैल्यूज लेनी है, पहले वाले की ले लेना L1 माइनस M, और दूसरे की ले लेना L2 माइनस M। ये M कैपिटल वाला है, लिख देते हैं M। कर लोगे? अब वो या तो पूछेगा प्राइमरी साइड से या सेकेंडरी साइड से, जैसे मान लो कि प्राइमरी साइड से पूछा इधर से। अब अगर उसने सेकेंडरी को ओपन रखा है तो कितना आएगा? ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे, कर दोगे ऐड बस डायरेक्टली, क्योंकि अब तो म्यूचुअल बचा भी नहीं है, डायरेक्टली ऐड ही करना है, ओनली L1। अगर इधर से पूछे ये वाला ओपन है तो इन दोनों को ऐड कर दोगे, तब तो L2 ही आएगा, तो डायरेक्टली ओपन का तो देगा नहीं, या तो ओपन का देगा या शॉर्ट का देगा। मान लो इसने इसको शॉर्ट कर दिया, इनकी तो वैल्यूज आ रही है रेजिस्टेंस की, जैसे सॉल्व कर लो दोनों का पैरेलल प्लस सीरीज। जैसे प्राइमरी साइड से पूछा और इसको इसने शॉर्ट कर दिया, ऑलरेडी दिया हुआ है, ये दोनों पैरेलल में आ जाएंगे ना, फिर कर लोगे, तो ट्रांसफार्मर का ऐसे निकलेगा। और एक और केस बनता है ट्रांसफार्मर में, देखो मैं डॉट को फिक्स रख रहा हूं, क्वेश्चन में चेंज हो सकता है, मैं करंट को चेंज कर रहा हूं, कंसेप्ट लेके चलना है कि दोनों में करंट है, डॉट से एंटर हुई है, तो ऐसा करना है। नो, एक केस आपको ऐसा भी मिल सकता है L1 L2, एक में करंट इधर से I1 है और एक में इधर से I2, ठीक है, वो हो सकता है करंट को यहाँ रख दे, वो डॉट को इंटरचेंज कर दे। कंसेप्ट आपका क्या है, डॉट से एंटर करिए, डॉट से लीव करिए। अब एक चीज बताओ, इसमें क्या है, एक में एंटर करिए, एक में लीव करिए, अपोजिट है, ये तो क्लियर है। तो जब भी अपोजिट आएगा तो उसके अंदर हम क्या करेंगे कि शेप सेम रहेगी, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ये जो बीच वाला है इसको माइनस M, ठीक है, और इधर वालों को L1 प्लस M, L2 प्लस M। क्लियर है? नोट कर लो।
ट्रांसफार्मर वाला बेसिकली पूछा नहीं जाता है, लेकिन अगर कहीं गलती से देख लो तो सिंपल है, मतलब कुछ है नहीं इसमें। सीरीज का बेसिक हम्म। एक क्वेश्चन करवा ही देंगे ना। हो गया। जमा जमा के लिखता है क्या ज्यादा? बस यही आपके मैग्नेटिक सर्किट्स हैं। तो पहले सबसे पहले क्या देख लिया, एक इंड्यूस ईएमएफ, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है स्टार्टिंग के अंदर, वो देख लिया। ठीक है, वो सिर्फ समझने के लिए, उसको ऐसे रटने नहीं लग जाना। अब जो एल का फॉर्मूला आता है वही एम का आता है, यही देखा था। देन नेक्स्ट क्या देखा हमने, डॉट कन्वेंशन। डॉट कन्वेंशन में याद रखने की चीज है कि अपोजिट आएगा, जो इंड्यूस आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस है ना, वो हमेशा म्यूचुअल इंड्यूस वोल्टेज वो अपोजिट आएगा जो भी सेल्फ इंड्यूस वोल्टेज है उसके। ठीक है, लेकिन वो टर्मिनल वोल्टेज के साथ में आएगा। इंड्यूस ईएमएफ तो हमेशा ही अपोज करता ही रहेगा, वो लेंज लॉ लगाता रहेगा। इंड्यूस जो होगा वो तो हमेशा ही आपका अपोज करेगा। तो अगर साइन बता ही सकते हैं हम। देन नेक्स्ट क्या देखा हमने, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। तो के की वैल्यू पता है, अगर K1 K2 देगा तो अंडर रूट ऑफ K1 K2। तो मैक्सिमम काम में आएगा फॉर्मूला, वो आएगा M इक्वल टू K इंटू अंडर रूट L1 L2। ठीक है, L आपका हेनरी में आएगा ही, आप वो आपको पता ही होगा, K यूनिटलेस आ जाएगा। ठीक है, और M भी हेनरी में ही मिलेगा आपको, हेनरी में ही मिल रहा है ना। तो ऐसे मत सोचना M की कोई अलग यूनिट होगी, M L ही है। बस म्यूचुअल इंडक्टेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो है दूसरे फ्लक्स की वजह से हो रहा है, ये चीज को दर्शा रहा है। क्लियर है? नाउ सीरीज पैरेलल देख ही लिया, वो कर लोगे डायरेक्ट डेटा। ट्रांसफार्मर के बारे में भी पूछ ले तो ऐसे निकाल लेंगे, निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या लेंगे वैल्यू। Find L equivalent with respect to A and B. डॉट नहीं दिए तो कैसे करोगे, मर्जी से मान लो। डॉट नहीं दिए हैं, ठीक है। डॉट नहीं है, वो एरो बना दो फिर उसको। है ट्रांसफॉर्मर ना, ये क्लियर है। वो जितना भी आ रहा होगा देख लेना, 8 3 5 और 2 7 सही है। दोनों मान के करो, एक बार तुम दूसरा वाला भी मान के करना।
नहीं डॉट एक मान के तो कर ही लिया तुमने, दूसरा वाला डॉट का ऑप्शन वाला भी करके देखना। इसमें मेन क्वेश्चन में भी शॉर्ट है भाई सेकेंडरी, ये शॉर्ट है ना, दोनों से कर लो। पहले वाले से करोगे, जैसे मान लो कि ये दोनों है, डॉट नहीं दिया हुआ, तो अगर मान लो डॉट सेम होते तो ऐसा बनता, डॉट अलग अलग होते तो ऐसा बनता। तो एक बार दोनों से मान के करके देख लेते हैं कि क्या होता है। पहले वाले का सर्किट ऐसा बनेगा ना, और ये दोनों पॉइंट शॉर्ट हो ही जाएंगे, दिस इज ए एंड दिस इज बी। यहां आ जाएगा अगर हम डॉट सेम मानते हैं, केस 1, ठीक है। यहाँ आ जाएगा प्लस का 3 ले लेते हैं यहाँ, एंड हियर इज 8 - 3 एंड 9 - 3, यही आ रहा है। एंड केस 2, नाइन प्लस 3 एंड दिस इज -3, 8 + 3, अलग आ रहा है दोनों में। देखो यार दोबारा, हाँ अलग अलग इस वाले में ये माइनस काउंट नहीं किया होगा तुमने, इसलिए तुम्हारा मतलब जैसे अब मैंने भी जोड़ा ना, जैसे 12 3 पैरेलल में जोड़ा ना, माइनस साइन लूंगा मैं, तो माइनस साइन तो आएगा ही। है ना, तो कितना हो जाएगा? ये तो सिंपल ही है, दोनों का करके देखो। तुम इतना क्यों कर रहे हो? 10.6 इसका कितना आ रहा है तुम्हारे? 7 7, उसका उसका तो 8.6 8.6 आ रहा है, आना नहीं चाहिए, सेम आना चाहिए। तुमने माइनस को काउंट नहीं किया होगा फिर, माइनस करके देखो ना। 11 प्लस ये टोटल कितना लिखा? क्यों 12 और -3 का नहीं है? 7 देखो इसका क्लियर है सबको? नो, इसका देखो मेन इन दोनों का निकालना है पैरेलल, ये कितना हो गया 12, तो 12 और -3, तो क्या होगा 12 इंटू -3 अपॉन में 12 प्लस माइनस का 3, तो आ रहा है ना ये माइनस का 36 डिवाइड बाई कितना, ये 9, तो माइनस का 4 आ रहा है क्या? आ रहा है, तो -4 इसमें कर दोगे, इक्विवेलेंट इन दोनों का पैरेलल -4 ही तो आ रहा है, तो दोनों से आंसर आपका सेम ही आएगा, किसी से ही कर लो चाहे, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दे तो मेन याद रखो, फिर मैंने ये दोनों चीजें क्यों बताई है, एक से भी तो काम चल रहा था, तो आप अगर इस m को पॉजिटिव लोगे तो थोड़ा आसानी से कर पाओगे, क्योंकि नेगेटिव के साथ डीलिंग आपकी कम है ना। बाकी आंसर दोनों से सेम आएगा। अगर वो पूछना चाहेगा ना तो आपसे यही सर्किट बनवाए, सिर्फ ये सर्किट, तब आपको डॉट देखने हैं, बाकी आप चाहे डॉट मत देखो। अगर आपको अब इक्विवेलेंट इंडक्टेंस निकालना है ना तो चाहे डॉट मत देखो, अगर ओपन भी दे देगा तो भी दोनों में सेम आएगा। क्लियर है? तो दोनों से कैसे ही कर लो। नो, इसका एक फॉर्मूला भी बनता है, जैसे मान लो कि इनकी वैल्यूज लेना, सेकेंडरी को शॉर्ट कर दे, वो फॉर्मूला मैं नहीं लिखाऊंगा। रीजन ये कि आपको फालतू के अंदर प्रॉब्लम मतलब बढ़ेगी, एक एक्स्ट्रा चीज ना कभी पूछेगा, अगर पूछेगा भी तो आप इस छोटे से को तो वैसे ही सॉल्व कर दोगे, तो इसके लिए फॉर्मूला थोड़ी बना के बताऊं। बाकी अगर फिर भी आपको निकालना हो तो दोनों के लिए सेम फॉर्मूला आता है, L1 - L2 स्क्वायर अपॉन M स्क्वायर आएगा। एक बार ये देखना, इसको वेरीफाई करना।
हाँ, बाकी इसको रहने दो, मतलब ऐसे कुछ फॉर्मूला आता है तो कोई मीनिंग नहीं है उसका, क्योंकि तुम फालतू के अंदर बढ़ाओगे प्रॉब्लम। L1 माइनस L2 स्क्वायर अपॉन M स्क्वायर फॉर्मूला आएगा, उससे आपका निकल जाएगा। क्लियर है? तो ये आपके मैग्नेटिक सर्किट हो गया। और अभी क्या बच रहा है आपके? नहीं, और क्या हो रहा? सेल, सेल है? नो, सेल क्या होता है? बेसिक्स वाले में कुछ पेज छोड़े होंगे ना, वहां लिखना। सेल बेसिकली होता क्या है? वोल्टेज सोर्स, ठीक है, और एक रेजिस्टेंस, यही तो सेल है। बस ये डीसी होना चाहिए, डीसी होना चाहिए, तो यही सेल है। तो इसके स्टडी तो हम ऑलरेडी करके वैसे आ चुके हैं। जैसे इसकी वैल्यू आप ले लो, ई ले लो, ठीक है, ई ले लो, वी ले लो, कुछ भी ले सकते हो। इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर से डिनोट कर दो। नाउ अब मुझे ये बताओ, अगर मैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दूं इस टर्मिनल पे कैपिटल आर, तो क्या करंट जाएगा? क्या ई अपॉन आर चला जाएगा? खुद का आर रेजिस्टेंस भी इसमें काउंट होगा। ये क्लियर है? तो ऐसे सॉल्व हमने डीसी के खूब सारे केसेस किए हैं। तो सेल को समझ जाओगे, बस वोल्टेज डीसी दिया हुआ है, दैट इज वो सेल ली है। मतलब सेल का मीनिंग, जैसे मान लो आप बैटरी उठा लो डीसी की, जो चार्ज करके रखते हो, चाहे वो सोलर पैनल से आप चार्ज कर रहे हो या इन्वर्टर की बैटरी जैसे इधर रखी हुई है, ये सारी डीसी है। तो इन्हीं को सेल में काउंट कर लो, चाहे घड़ी का सेल ले लो, सबका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी आएगा, ठीक है, वो सबका सेम है कैलकुलेशन। नाउ अब दो चीजें आएंगी आपकी, सेल सीरीज में होगा और सेल पैरेलल में होगा। मिलमन थ्योरम पढ़ी है? मिलमन्स, मिलमन्स पढ़ी थी ना? तुम भी आए थे क्या? तुम नहीं आए थे? तो एक ले लेते हैं सबसे पहले सीरीज का केस, ठीक है। सीरीज में क्या होगा, ये लिखना कहाँ है, वहां पहले वो जगह होगी, मतलब बेसिक्स के बाद में पेज छोड़े थे ना सबने, उधर लिख लेना। मिलमन्स के थ्रू यार, वो तुम लोग आते नहीं हो एक तो। सीरीज का मीनिंग हुआ ऐसे खूब सारे सेल ऐड होंगे, दिस इज ई स्मॉल आर, ई स्मॉल आर, स्मॉल आर, ई। ये क्लियर है? अब कितना नेट बनेगा इनका? क्या मैं इसको ऐसे डिनोट कर सकता हूं सिंगल से? दिस इज ए एंड दिस इज बी, ए एंड बी। ये एन है, एन सेल है टोटल, एन सेल, एन सेल सीरीज में लग रहे हैं। तो इनको सिंगल वोल्टेज और रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हो, ऑपरेशन ऑफ वोल्टेज सोर्स कर सकते हो। आर रेजिस्टेंस लग रहे हैं सीरीज में, मतलब आर ओम के, तो टोटल इक्विवेलेंट कितना आएगा रेजिस्टेंस? एन आर, एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? एन आर। क्लियर है? तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा, ये क्लियर है। नाउ वोल्टेज एन ई बन जाएगा आपका, कितना हो जाएगा? एन इंटू ई। ये क्लियर है? यही आपका एक बस सेल है कि सीरीज में आप कनेक्ट कर दोगे तो वोल्टेजेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, लेकिन साथ में रेजिस्टेंस भी उसका मल्टीप्लाई होगा। नाउ अब मैंने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लिया आर, ठीक है, अब इसमें करंट कितनी जाएगी? करंट जाएगी आई इक्वल टू एन ई अपॉन एन आर प्लस कैपिटल आर। ये क्लियर है? नो, ऐसा हो सकता है ना कि आर की वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी हो सकता है या नहीं हो सकता? तो पहला केस लेते हैं, केस वन, केस वन।
जो आपका आर है रेजिस्टेंस वो छोटा हो एनआर से, मतलब जो ये स्मॉल स्मॉल रेजिस्टेंस एन मिल गया, खूब सारा रेजिस्टेंस बन गया, जो आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू काफी ज्यादा छोटी है, मतलब छोटा नहीं काफी ज्यादा छोटा है। ठीक है, हो सकता है या नहीं हो सकता? ऐसा भी हो सकता है कि आर बड़ा हो, लेकिन वो देखते हैं। अगर आर छोटा होगा तो आर को नेग्लेक्ट कर सकते हो आप, मतलब काउंट ही नहीं करेंगे आर की। अगर जैसे मान लो इसकी वैल्यू आ रही है 100 और इसकी है 1, तो कोई फर्क पड़ेगा इस आर का? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देन करंट कितनी जाएगी? एन ई अपॉन एन आर, मतलब ई अपॉन आर, यही करंट जाएगी। मतलब जो करंट होगी वो कितनी जाएगी? क्या एक सेल के थ्रू भी इतनी करंट जाती है? ई अपॉन आर एक सेल की करंट ही है एक तरीके से। तो जो करंट बाई 1 सेल, बोल सकते हैं 1 को ओ एन ई से ही लिख लेना, भाई 1 सेल, बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? नो। एक केस क्या बनेगा, केस 2, एन आर आपका मतलब आर आपका बड़ा हो एन आर से, ऐसा भी तो हो सकता है। तो उस केस में एन आर की वैल्यू काउंट नहीं हो सकता है या नहीं हो सकता? देन आई इक्वल टू क्या आ जाएगा? एन ई अपॉन कैपिटल आर आ जाएगा, आ सकता है ना? तो ई अपॉन आर क्या है? हम्म ई अपॉन आर प्लस आर। अब इस आर की वैल्यू एन आर से ज्यादा है तो आर से भी ज्यादा ही होगी। तो क्या ये एक सेल की करंट ही है? एक सेल की करंट ही है। तो एक सेल की करंट को क्या मैं एन से मल्टीप्लाई कर सकता हूं? एन इंटू करंट बाई 1 सेल, बोलो हो सकता है? तो मतलब अगर आपने एन सेल को सीरीज में कनेक्ट किया है, ठीक है, अगर आपने आर जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कम ले ली, तो आपको जो करंट मिलेगा वो सिर्फ एक सेल जितना ही करंट मिलेगा, उसका कोई सेंस नहीं निकलेगा। जैसे हमारा एपरेटस पावर से चलता है, आप चलो वोल्टेज तो बढ़ा लोगे लेकिन उसके करंट उतनी जानी है। नो, अगर आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा लेते हो तो आपको क्या मिलेगा? करंट भी एन टाइम्स मिलेगा। तो जब भी सीरीज में सेल लगे हुए हों और आपको करंट का बेनिफिट लेना हो तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको क्या लेनी है? हाई लेनी है। क्लियर है? तो इसको नोट करो। कुछ नहीं है ये, मतलब अपने हो रखे हैं वैसे एक तरीके से। एग्जाम में आपको ऐसे भी दे सकता है कि सिर्फ उसने सेल ही दिखाए, रेजिस्टेंस नहीं दिया। समझ जाओगे ना, रेजिस्टेंस भी है। मतलब अगर वो डेटा भी दे सकता है, मतलब बना के ऐसे देते, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर हमें मैक्सिमम करंट चाहिए तो हमें
एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ज्यादा का इन द सेंस कि हमें एनआर से तो उसकी वैल्यू एटलीस्ट ज्यादा लेनी है। ये समझ जाओगे ना, जैसे ई अपॉन स्मॉल आर भी करंट बाई वन सेल क्यों थी। एक चीज इधर देख लो, ई अपॉन आर को भी मैंने करंट बाई वन सेल लिखा है, ई अपॉन कैपिटल आर को भी करंट बाई वन सेल। उसका रीजन ये, जैसे इस वाले केस में आर से एनआर बड़ा है, ठीक है, तो आर की वैल्यू छोटी है, तो इसका मतलब करंट तो इसको तो नेग्लेक्ट कर सकते हो ना, ई अपॉन स्मॉल आर ही है, तो एक सेल में के थ्रू जितनी करंट जाएगी वो ही करंट है। और इस वाले केस में आर बड़ा है एनआर से, तो स्मॉल आर से तो वो काफी बड़ा है। जैसे एक वैल्यू ले लो आप, कोई भी 100 वोल्ट आपने ले लिया, ठीक है। नाउ अब एक की वैल्यू है 1000 और दूसरे की वैल्यू है 5, कोई फर्क पड़ेगा इस 5 का, काउंट करो या मत करो, इसलिए मैंने वो वन सेल लिखा है, ठीक है। In order to get maximum current, लिख ही रहे हो क्या अभी? In order to get maximum current from series cell, from set of series cell, ऐसे बोला, from set of series cell, external resistance should be, कॉमा लगा के, external resistance should be higher as possible, external resistance should be higher as possible, external resistance should be higher as possible, ठीक है। अगर आपने लो लिया तो उसका कोई सेंस नहीं निकल पाएगा, लेकिन ऐसा लगभग होता नहीं है, क्योंकि सेल्स के रेजिस्टेंस बहुत कम ही मिलेंगे आपको। जैसे मान लो आप ऑपरेट जब कराते हो तो 2 सेल 3 सेल लगा रहे हो, बढ़ा रहे हो, तो कुछ हमें करंट चाहिए इसीलिए तो लगा रहे हैं, तो उस चीज का हमें बेनिफिट भी लेना होगा, ठीक है। नेक्स्ट करूं, सीरीज का हो गया। नो, पैरेलल सेल। अब पैरेलल सेल में क्या होगा, ऐसा ही होगा क्या, और ये प्रोसेस चलता जा रहा है, उधर सीरीज सेल हेडिंग डाल रखी थी ना, यहां डाल लेंगे पैरेलल सेल, ठीक है। वैल्यूज ई स्मॉल आर ही ले लो, ई स्मॉल आर, ई स्मॉल आर, क्लियर है। कितने सेल ले रहे हैं, एन सेल ही ले लो, ले सकते हैं। नो, अब मेरे को ये बताओ कि क्या इन सब को मैं ऐसे सिंगल से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कर सकते हैं। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आएगी, जैसे इधर आगे कुछ कनेक्ट भी हो सकता है ना, ये टर्मिनल ए और बी दे सकते हो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हो ए और बी टर्मिनल के अक्रॉस। एन रेजिस्टेंस लग रहे हैं पैरेलल में, तो क्या होगा, इक्विवेलेंट आर अपॉन एन, यही आएगा। क्लियर है ना ये तो सबको। नाउ वोल्टेज कितना आएगा, एन ई या ई अपॉन आर एन या ई, मिलमन थ्योरम एक बार अप्लाई करके देखो, ई अपॉन आर ऐड करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से आप डिवाइड करोगे तो आपको ई ही मिलेगा। तो मिलमन थ्योरम का जो फॉर्मूला मैंने लिखवाया था उससे आप निकाल लेना, आपको नेट वोल्टेज आपको ई ही मिलेगा।
या आप ऐसे सोचो, इधर का आपको एक ओपन सर्किट वोल्टेज ही तो निकालना है, तो उसमें मिल1 लिखवाया हुआ है ना फॉर्मूला वोल्टेज का, ये वाला अप्लाई करके देखो एक बार। ई आएगा, तो ई ले सकता हूं मैं। तो पैरेलल में आप कनेक्ट करोगे तो वोल्टेज तो ई मिलेगा और रेजिस्टेंस आपका कम हो गया R/N। नाउ अगर मैं इसमें कोई रेजिस्टेंस ऐड कर देता हूं एक्सटर्नल, दैट इज कैपिटल R, तो अब करंट देखते हैं इधर से, आई करंट कितनी जाएगी। ये तो सबको पता होगा कि जो आई है इसकी वैल्यू आएगी आपकी E/R/N प्लस R, ये सबको पता है ना। तो केस 1, एक केस आपका बनेगा कि जो R/N है उसकी वैल्यू बड़ी है R से। बन सकता है या नहीं बन सकता, कि आपने जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये निकला था उसकी वैल्यू आपने छोटा लिया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस उससे भी आपने छोटा लिया है, हो सकता है ऐसा। तो उस केस में क्या R नेग्लेक्ट हो जाएगा, हो जाएगा ना। देन करंट कितनी आएगी आई, E/R नेग्लेक्ट हो गया तो R/N, मतलब NE/R। क्लियर है। नाउ एक सेल के थ्रू करंट कितनी आती थी, E/R। ठीक है, अब दूसरा केस भी देख लेते हैं पहले। अगर R की वैल्यू, ऐसा भी तो हो सकता है वो आप ज्यादा ले लो R/N से, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ऐसा भी ले सकते हो या नहीं ले सकते, हम ले सकते हैं। तो उस केस में करंट कितनी आ जाएगी, E/R, यही आएगा। क्लियर है। नो, कौन से के अंदर कितना आएगा, कौन सी करंट ज्यादा है कौन सी करंट कम है। सिंगल सेल को एक बार एज्यूम करके देखो, सिंगल सेल जैसे स्मॉल r और r हो, क्या ये करंट जो होगी n इंटू समथिंग नहीं आएगा, आएगा या नहीं आएगा। और ये नहीं आएगा। तो उसमें सीरीज वाले के अंदर मैक्सिमम करंट लेने के लिए हम क्या करते थे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू हायर रखते थे, इसमें क्या रखेंगे, लोअर रखेंगे। तो एक बार ये नोट करो, कर लिया। इसके क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ लिख लो n इंटू करंट बाई 1 सेल, एंड ये क्या है, करंट बाई 1 सेल। बस क्वेश्चन यही आएगा कि अगर आपके सेल पैरेलल में लग रहे हैं तो मैक्सिमम करंट के लिए हमें रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कम रखना है कि ज्यादा रखना है, समझ जाओगे। तो पैरेलल में हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कम से कम रखेंगे तब हमें ज्यादा करंट मिलेगा। ऐसे समझो ना कि ये वाला रेजिस्टेंस तो कम हो रहा है, अगर ये भी कम आएगा तभी तो करंट ज्यादा जाएगा। हमने इस रेजिस्टेंस को तो कम कर लिया, लेकिन ये वाला ज्यादा बढ़ रहा है तो करंट तो कम ही मिलेगा, समझ जाओगे। तो इसके लिए पॉइंट लिख लो, in order to get maximum current from parallel group of cells कॉमा लगा के external resistance should be taken as minimum as possible,
ठीक है, बस ये आपका ये हो गया। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस शुड बी टेकन मिनिमम एज पॉसिबल। ये मत लाओ यार, हो गया? नहीं नहीं सही है, हो गया वैसे तो ये। तो आपका ये सेल वाला भी हो गया, और क्या रहा? बस हो गया लगभग। बेसिक्स में हो ही गया सब कुछ। मतलब आपको केवीएल केसीएल आता है? सबको आता है केवीएल केसीएल कर ही सकते, ऑपरेशन ऑफ वोल्टेज सोर्स, ऑपरेशन ऑफ करंट सोर्स। तुम्हारा नहीं है, क्लियर नहीं है सर, तुम लेक्चर देखो। बोला नहीं, ले जाओ लिंक। तो इतने दिन में एक ही दिन डिसाइड कर लेते यार किसके दिन। हाँ वो डेट का लिंक दे देंगे या तो। हाँ ठीक है, तो केवीएल केसीएल वाला भी हो रखा है, और क्या क्या हो रखे हैं? नॉर्टन थ्योरम, थ्योरम सारी आती है। ठीक है, किसी में कोई डाउट है, कोई दोबारा करवाना, कोई भी टॉपिक दो वो बता दो। नोडल, नोडल एनालिसिस क्या? नोडल एनालिसिस में तो कुछ नहीं है, कोई क्वेश्चन से करवाऊं या वैसे कि क्या होता है? अच्छा, कोई भी क्वेश्चन दे दो, कोई है क्या कोई क्वेश्चन तुम्हारे पास? मैं देखूं। ऐसे केस में नोडल लगाना होता है। अच्छा इसमें नोडल लगा रहे हो तुम? जैसे ऐसे केसेस में लगाना होगा जिसमें हमको इसका भी नहीं पता। इसमें नोडल क्यों लगाएंगे हम? इसमें नोडल की जरूरत ही नहीं है। मतलब फिर ऐसे ही लगाना देखो नोडल कहाँ लगता है? सुपर प्रिंसिपल नोट पे ये ओपन है, ठीक है ओपन है। अब प्रिंसिपल नोट्स कितने हैं? 2 ही है। इसको रेफरेंस मानते तो इसका वैल्यू पता चल गई 12। तो बस 12 अपॉन इसका 10 करंट जाएगा, इसमें जाएगा 12 अपॉन 30। हाँ इसमें तो नोडल लगेगा ही नहीं ना। जैसे ऐसे होता है ना, ये हमने ये माइनस बी हम्म। पॉजिटिव नेगेटिव इसको जैसे करंट रहते हैं। हाँ हम करंट को सीधे कभी पॉजिटिव अगर नीचे जा रहा हो तो नेगेटिव हम तो एज्यूम करते हैं वो कि हम इधर ही सारी करंट जा रही है, प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली वो जो भी आएगा उल्टा जाएगा। खाली अगर हम कैसे भी ले ले साइन तो फिर खाली उसी में दिक्कत आएगी ना साइन में। कैसे भी करंट ले लें, हाँ साइन में वो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तुम आउटगोइंग को ही मानो, आउटगोइंग इक्वल्स टू इनकमिंग। जैसे ये वाला क्वेश्चन तो हो गया था ना शायद, ये तो करवा ही दिया था। तुम आए थे या नहीं आए थे? ये वाला करवाया था ना। और यार 90 पे कोई है क्या? लेकिन मेरा 90 एक सेकेंड, वो पहले दिन वाला सर्किट देखूंगा उससे क्लियर हो गया तुम्हें? एक सेकेंड इसका ही बता दो चलो। देखो एग्जाम में आपसे नोड वोल्टेजेस अगर पूछेगा तो एक रेफरेंस बनाकर देगा, तभी वो पूछ सकता है। उसने इस पॉइंट पे भी निकलवाया है, नोडल लग जाएगा। लगाओ इस पे कैसे है?
हमें क्या करना है, अगर जैसे मान लो हम एज्यूम करेंगे कि जिस पे भी हम नोडल लगा रहे हैं इस वाले नोड पे, तो ये सबसे बड़ा पोटेंशियल है, ये सबको करंट भेजेगा। इनको करंट सोर्स यही दिखा देगा कि करंट इधर आ रही है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने उल्टा मान लिया तो केसीएल सेटिस्फाई नहीं होता है। बाकी जब तक हम यही एज्यूम करेंगे करंट इधर जा रही है, ये सबसे बड़ा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या आएगा, V माइनस, पहले वाला पाथ ये ले लेते हैं, क्या आएगा 30/3। ये क्लियर है इधर। नाउ नेक्स्ट पाथ को ले लो प्लस V/2, क्योंकि कोई वोल्टेज तो है ही नहीं, ये तो जीरो है ही। इधर वाला प्लस V माइनस 20/2 इक्वल टू 0। बस अब इसको सॉल्व ही करना है, तो सॉल्व करके V बता दो जितना भी आ रहा होगा। बस ये 15 आ गया। करंट सोर्स कहाँ लगाना चाहते हो तुम, बता दो, यहाँ लगा दे, ठीक है। क्या हुआ, ये लो, और इसकी वैल्यू भी तुम बता दो, 10 एम्पियर ले लो। अब क्या आएगा देखो, सबसे पहले इस पाथ की ले लो, क्या आएगा V माइनस 30 डिवाइडेड बाई 3। क्लियर है। नाउ इस पाथ की हम लेते, लेकिन यहाँ करंट सोर्स ही बना हुआ है, तो करंट इनकमिंग है या आउटगोइंग है, इनकमिंग है। इस वाले नोड पे देखना है, इस वाले पे आ रही है ना करंट, तो हम आउटगोइंग का सम करते हैं, तो इनकमिंग का अगर इधर ही लिखना है तो ये माइनस में आएगा, या फिर आपको इक्वल के इधर पुट कर दो 10। आउटगोइंग इक्वल्स टू इनकमिंग हो गया ना, तो हम आउटगोइंग को लेके चल रहे हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं ये वाला नोड सबसे बड़ा है। इसका हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इसको हमने ये बोला कि ये भी आउटगोइंग है तो हम केसीएल सेटिस्फाई नहीं करते हैं, तो वहां हमारा गलत हो जाएगा। अब इधर का देखो, नहीं रेजिस्टेंस का कुछ नहीं है, रेजिस्टेंस तो नेग्लेक्ट हो जाता है ना ऑपरेशन ऑफ करंट सोर्स, पहले दिन से ही कोई रोल नहीं आएगा। इधर का क्या आएगा V माइनस 20/2, बस V को सॉल्व कर लो, आ जाएगा। नो, बस ये देखना कि प्रिंसिपल नोड पे लगेगा, जैसे देखो ये वाला वैल्यूज कितनी कितनी थी तुम्हारे उस क्वेश्चन में, 12 वोल्ट, इसकी 10 होगी जो भी होगी, ठीक है। ये लिख रहे हो क्या, नो, ये क्वेश्चन था इसके पास, ठीक है। अब इसने पूछा है ओपन सर्किट वोल्टेज क्वेश्चन में ETH, तो अब ये बताओ इस पे नोडल लगा सकते हो क्या, या लगाने की जरूरत है क्या, पहले तो ये बताओ नोडल लगा सकते हो या नहीं। लगाने को तो नोडल लगा सकते हैं, प्रिंसिपल नोड ढूंढो। प्रिंसिपल नोड कितने हैं, ये है क्या, अगर जो आगे कनेक्शन होता तो हम बोल देते, अभी आगे कनेक्शन नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, एक ये है, दो है, एक को आपने रेफरेंस मान लिया, इसको मान लो, ठीक है। तो अब मेरे को एक चीज बताओ, इसकी वोल्टेज निकालनी है, तो इन दोनों को तो वैसे ही नोड से ही बता सकते हैं कि यहाँ कितना आएगा, कि A माइनस बी इक्वल टू 12 है, तो ये क्या है 12 ही तो आएगा। तो इसके अक्रॉस तो आपको वोल्टेज वैसे ही बिना नोडल लगाए पता चल गई। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का 12 है, इसमें करंट निकाल लो, चाहे 12/30, फिर इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज ओपन सर्किट वोल्टेज। तो बाकी नोडल भी लगाओगे वो एक ही सेम चीज ही हो जाएगी, कि 12/30 करके, या वोल्टेज डिवीजन से भी कर दो, कि 12 को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, तो 4 आ जाएगा, तो 4 इज द ETH। कर सकते हो। और कोई क्वेश्चन में डाउट, और किसी टॉपिक में तुम्हें AC के, या मतलब और कोई बोलो, तुम्हें, तुम पढ़ो तो यार, क्योंकि तुम लोग सारे क्या छुट्टियां भी बहुत ज्यादा करते हो, तुम खुद भी करते हो, लेट आने के बाद भी बहुत करेंगे, क्योंकि अगर तुम रेगुलर करोगे ना तो सही से सारे क्वेश्चन कराए हैं मैंने, सारे सारे कंसेप्ट से अगर सही से करोगे तो क्वेश्चन कोई नहीं छूटेगा आपका। अब तुम टॉपिक ही नहीं पढ़ोगे तो उसका तो मैं भी क्या लूँ, ठीक है।
हाँ, मैं खुद की वैसे बड़ा ही नहीं करता कि मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें, तुम ये कर लोगे वो कर लोगे, लेकिन तुम खुद से कर लोगे, इतना तो है ही बेसिक। ठीक है, इसमें कोई डाउट है या अभी तक में कोई है तो रुक सकते हो क्लास में, बाकी जा सकते हो। तुम्हें कोई डाउट है?